नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग और तैयारी कैसी आप लोगों की चल रही है। भूगोल श्रृंखला की क्लासें हम लोग लगातार चला रहे हैं और नैन आईएएस यूट्यूब के माध्यम से यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और तमाम अन्य राज्यों की पीसीएस परीक्षाओं के साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग की भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। और इस चैनल पर फिलहाल मेरे द्वारा, प्रवीण सर के द्वारा जीएस के 2 पार्ट क्लियर कराए जा रहे हैं। उनकी एक सीरीज चलाई जा रही है, एक भूगोल की और दूसरा अर्थशास्त्र की। भूगोल सीरीज की आज की क्लास है, ये विशेष रूप से केंद्रित है भारत के अपवाह क्षेत्र पर। अगर भारत के अपवाह क्षेत्र की बात करें तो इसको बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो हम लोग भारत की नदियां पढ़ रहे हैं। और जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में भारत की नदियों में मैंने सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा दिया था। सिंधु को पढ़ाया, सतलुज को पढ़ाया, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, श्योक, किशनगंगा, गिलगित, जास्कर, जितनी इंपॉर्टेंट नदियां थी उस रीजन में। पंजाब को पंजाब क्यों बोलते हैं, या मतलब जो भी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन पॉसिबल बन रहा था, लाहौर किस नदी के तट पर है, कराची किस नदी के तट पर है, तो ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और वहाँ से जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे उनका हमने जो है कि डेमो भी आपको दिखाया था, जहाँ से कि आप काफ़ी हद तक क्वेश्चन करने में सफल भी हुए थे। आज जो हम लोग बात करेंगे, गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है एक तरीके से मानिए। इसमें जितनी नदियां हैं ये बहुत सारे अवसाद अपने साथ लाती हैं और इन्हीं अवसादों से पूरा का पूरा उत्तर भारत का मैदान निर्मित है। तो गंगा नदी तंत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र को मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए गंगा नदी का उद्गम। तो गंगा नदी की जो शुरुआत होती है वह एक हिमनद से होती है, एक ग्लेशियर से होती है और इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। गंगोत्री से गंगा बढ़ती है, लेकिन इसका उद्गम पर क्या नाम है। डीएसएसबी ने अपनी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था, गंगा अपने स्रोत पर, उद्गम स्रोत पर किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा के उसके उद्गम स्रोत पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भागीरथी। इसके बाद एक और नदी इधर से आकर इसमें मिलती हैं दोनों। ये जो नदी है इसका नाम है अलकनंदा। तो अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदियां देवप्रयाग, कहां पर? देवप्रयाग। तो ये दोनों नदियां देवप्रयाग में एक दूसरे से मिलती हैं। उसके बाद देवप्रयाग से गंगा नीचे उतरती है पहाड़ों से और ये हरिद्वार पहुंचती है। तो आप देख रहे हो यहां से भी 2-3 क्वेश्चन तो अभी तुरंत रेडी हो गया। गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से। गंगा अपने उद्गम पर किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी। गंगा और अलकनंदा, गंगा किन 2 नदियों से मिलकर बनती है? तो आप भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलकर गंगा के नाम से जाने जाते हैं? वो स्थान है देवप्रयाग। हरिद्वार से गंगा मैदानों में प्रवेश करती है और अब वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश का जो पहला जिला यहाँ पर मिलेगा, ये जो पहला जिला है इस जिले का नाम है बिजनौर। यूपी स्पेशल एग्जाम जो भी आप दोगे उसमें आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि गंगा उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से प्रवेश करती है। उसके बाद बिजनौर के बाद गंगा नीचे उतरती है और इसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज होता है। जो भी साउथ की तरफ था वो साउथ ईस्ट होता है और अब गंगा पहुंच जाती है कन्नौज। तो गंगा जब कन्नौज पहुंचती हैं, कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। भारत में मुसलमान या मुस्लिमों का जब शासन आया उसके पहले जो हिंदू राजवंश थे उनका जो अंतिम हिंदू प्रतापी वंश था जिसका नाम था हर्षवर्धन वंश या वर्धन वंश, जो था वर्धन वंश, जिसका राजा जो था बहुत प्रतापी जिसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कन्नौज, थानेश्वर, इन्हीं सब क्षेत्रों में वो राज करता था। कन्नौज उसकी राजधानी थी हर्षवर्धन की।
तो आप देख लो कन्नौज यहाँ पर आज भी उत्तर प्रदेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। क्यों फेमस है कन्नौज? कन्नौज को बोला जाता है इत्र की नगरी, द सिटी ऑफ परफ्यूम। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इत्र की नगरी के नाम से फेमस है? यूपी स्पेशल क्वेश्चन, परफ्यूम सिटी। तो परफ्यूम सिटी है कन्नौज। कन्नौज में उत्तराखंड से एक नदी आकर मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी, गंगा की सहायक नदी, जिसका नाम है रामगंगा। तो रामगंगा गंगा से कहाँ पर मिल रही है? कन्नौज में मिल रही है। उसके बाद गंगा कन्नौज से आगे बढ़ती है और जब आगे बढ़ेगी तो ये पहुँचती है कानपुर। कानपुर के बाद गंगा फिर आगे बढ़ती हैं और पहुँचती हैं प्रयागराज। प्रयागराज पे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो उसके पैरेलल, बिल्कुल उसके पैरेलल बहते हुए, समानांतर बहते हुए आकर यहाँ प्रयागराज में मिलती है, यमुना। कौन सी नदी? यमुना। यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? तो बिल्कुल गंगोत्री के पास में एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री। तो यमुनोत्री से यमुना और गंगोत्री से गंगा दोनों पैरेलल बहते हुए प्रयागराज में आकर मिलती हैं और प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम है। आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना और क्यों इंपॉर्टेंट है? दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? यमुना बनाती है। तो आप देखोगे इस यमुना के तट पर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर भारत का, या कह लो भारत की राजधानी, ये यहाँ पर बसा हुआ है जिसका नाम है दिल्ली। तो दिल्ली किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यमुना के तट पर बसा हुआ है। दिल्ली से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर अगला जो उत्तर प्रदेश का एक और बहुत इंपॉर्टेंट शहर मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा यहाँ पर आपको दिखेगी। तो मथुरा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यमुना के। फिर मथुरा से आगे थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा आगरा, ताजमहल, सिटी ऑफ ताजमहल। तो ताजमहल किस नदी के तट पर? यमुना के तट पर। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसकी याद में? अपनी बेगम मुमताज महल। तो मुमताज महल की याद में आगरा में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। आगरा किस नदी के तट पर है? यमुना के तट पर। उसके बाद दिल्ली के पास ही एक नदी यमुना में आकर मिलती है जिसका नाम है हिंडन। तो यमुना की एक बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी है हिंडन, और हिंडन इसलिए फेमस है, यूपी स्पेशल बहुत सारे एग्जाम में उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी गाजियाबाद। तो जो गाजियाबाद है वह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? वो हिंडन के तट पर बसा हुआ है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि गाजियाबाद अगर आपसे एग्जाम में पूछे किस नदी के तट पर है तो हिंडन के तट पर है। आगरा मथुरा होते हुए ये जो यमुना है, यमुना पहुंचती है प्रयागराज। लेकिन प्रयागराज पहुंचने से पहले यमुना में 4 नदियां आकर यहाँ से, इस क्षेत्र से, यह कौन सा क्षेत्र है? विंध्यन की पहाड़ियाँ। तो ये जो विंध्यन क्षेत्र है यहाँ से 4 बहुत इंपॉर्टेंट नदियां आकर मिलती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। अगर आप इनका डायरेक्शन थोड़ा सा और आगे कर लो, एक सेकेंड, थोड़ा सा डायरेक्शन, ये बड़ा नज़दीक हो जा रहे हैं, तो आप मथुरा, आगरा, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो ये चंबल, सिंध, बेतवा, इन पर बहुत बार क्वेश्चन आता है। इन नदियों का क्रम पश्चिम से पूरब अरेंज करिए। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये नदियाँ क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये सब की सब जो नदियाँ हैं ये विंध्याचल की पहाड़ी से निकल कर आ रही हैं।
तो विंध्याचल या विंध्यन पर्वत श्रेणी से निकलकर ये चारों नदियां प्रायद्वीपीय भारत से मैदानी क्षेत्रों में जा रही हैं और चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यमुना में मिल रही हैं। प्रयागराज से जब यमुना आगे बढ़ती है, गंगा यमुना जब मिल जाती हैं, तो अब गंगा के नाम से जब ये आगे बढ़ती है, ये पहुंचती है वाराणसी। वाराणसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी पीलीभीत से आकर यहाँ पर मिल रही है। इस नदी का नाम है गोमती। तो पीलीभीत से जब ये गोमती आती है तो गोमती के तट पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर उत्तर प्रदेश के, एक लखनऊ और एक जौनपुर बसा हुआ है। ये लखनऊ और जौनपुर, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर जो है कि यहाँ पर बसे हुए हैं। क्लियर? गोमती के तट पर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि लखनऊ किस नदी के तट पर बसा हुआ है, जौनपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। दोनों इस पे गोमती के तट पर बसे हुए हैं। और गोमती कहाँ पर इससे मिल रही है, तो ये मिल रही है वाराणसी में। उसके बाद गंगा आगे बढ़ती है, बनारस से गंगा आगे बढ़ती हैं और बलिया के रास्ते ये बिहार में प्रवेश करती हैं। तो ये जो लास्ट जिला है, कौन सा जिला हो गया? बलिया। अभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि उत्तर प्रदेश से गंगा किस जिले से बाहर होती हैं, वो बलिया से होती हैं। और किस जिले से प्रवेश कर रही थी? बिजनौर से। तो बिजनौर गंगा का एंट्री पॉइंट है और बलिया गंगा का एग्जिट पॉइंट है। उसके बाद बलिया के पास ही एक नदी आकर मिल रही है, उसका नाम है गंडक। गंडक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गंडक यूपी और बिहार की सीमा का निर्धारण करती है। तो यूपी और बिहार की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी कर रही है? वो कर रही है गंडक। और इनके बीच में एक और इंपॉर्टेंट नदी आकर यहाँ पे मिल रही है। इस नदी को शारदा, घाघरा या काली, अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो शारदा, घाघरा, काली आप कुछ भी कह लीजिए। इसकी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। एक जो इसकी सहायक नदी है सरयू। सरयू क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या सरयू के तट पर बसा हुआ है। और एक इधर से इसमें आकर मिलती है राप्ती। और राप्ती क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर गोरखपुर किसके तट पर बसा हुआ है? राप्ती के तट पर बसा हुआ है। उसके बाद गंगा आगे बढ़ती हैं और जब गंगा आगे बढ़ती हैं तो आप ध्यान दोगे पटना पहुंचती हैं। कहां पर? पटना। बिहार की राजधानी पटना में एक और नदी साउथ इंडिया से आकर यहां पर इसमें मिलती है। और ये जो नदी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी बालू में सोना पाया जाता है, इसलिए इसको सोन नदी कह रहे हैं। सोन नदी कहाँ से निकल रही है? सोन नदी मैकाल पठार से निकल रही है। और मैकाल पठार से मैंने बताया था 4 नदियाँ निकलती हैं। एक सोन इधर की तरफ चली जाएगी नर्मदा, नीचे की तरफ वैनगंगा और इधर की तरफ महानदी। तो वो सब जब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप ये समझिए कि सोन नदी कहाँ से निकल रही है? सोन नदी निकल रही है मैकाल के पठार से और झारखंड के रास्ते, मध्य प्रदेश झारखंड के रास्ते ये पटना में जाकर बिहार में मिल रही है। सोनभद्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी रिहंद आकर मिलती है। रिहंद क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिहंद पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है रिहंद बांध। रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है रिहंद बांध। और रिहंद बांध के पीछे जो झील बनाई गई है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील है। आर्टिफिशियल लेक, ह्यूमन फॉर्मेट या ह्यूमन क्रिएशन। आपसे अगर कभी भी एग्जाम में पूछ दे कि मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए, उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। रट लो इसको, गोविंद बल्लभ पंत
सागर। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। उन्हीं के नाम पर गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। ये कहाँ किया गया है? रिहंद बांध पर या रिहंद बांध के पीछे। तो आप देख लो कि जो रिहंद नदी है वो किसकी सहायक नदी है? सोन की। सोन और गंगा के संगम पर पटना शहर की स्थापना हुई थी। पटना से लगातार क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में पूछता रहता है। पटना शहर को किसने बसाया था? उदयन ने। इसका पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्रा। एजुकेशन का हब था पूरे इंडिया में। खैर, पटना से गंगा आगे बढ़ती है और जब ये गंगा आगे बढ़ती है पहुंचती है भागलपुर, और जब भागलपुर में एक नदी आकर यहाँ पे मिल रही है, इसका नाम है कोसी। दुनिया की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी है, सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने वाली नदी। आपसे एग्जाम में पूछेगा सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी। तो सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी। और इसी वजह से कोसी में हर साल बाढ़ आता है, जिसकी वजह से कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। कोसी को हम लोग बिहार का शोक कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। कोसी गंगा में कहाँ पर मिल रही है? भागलपुर में। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, भागलपुर से ये बंगाल में प्रवेश करती है और बंगाल में एक बांध यहाँ पे बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का। फरक्का से गंगा आगे पहुँच जाती है बांग्लादेश में, और नीचे की तरफ एक डिस्ट्रीब्यूटरी इसकी निकाली गई है जिसको कहते हैं वितरिका। आप इसको कलर चेंज कर दो तो ये जो वितरिका है, ये जो पानी लेकर अलग हो रही है। अभी तक आप देखोगे कि जितनी नदियां हैं सब अपना पानी बड़ी नदी में डाल रही हैं। देख रहे हो, सोन भी अपना पानी लेकर गंगा में पहुंच रही, रिहंद पहुंच रही है, गंडक, शारदा, गोमती, रामगंगा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जैसे जितनी नदियां आप देखोगे सब गंगा में पानी डाल रही थी। लेकिन हुगली, यहाँ से जो ये हुगली है, हुगली अपना पानी लेकर अलग हो रही है। डीएसएसबी ने अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वितरिका का उदाहरण है? तो वितरिका का मतलब कि वह छोटी नदी जो किसी बड़े नदी से पानी लेकर अलग होती है। ये नहीं कि छोटी नदी बड़ी नदी में अपना पानी डालती है, अलग होती है, वो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है। हुगली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हुगली के तट पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता बसा हुआ है, और साथ में इस मैकाल पठार और सोन नदी, यहाँ पर ये जो पठार है मैकाल के पास में, ये छोटा नागपुर का पठार। यहाँ से एक नदी और आकर मिल रही है जिसका नाम है दामोदर, जिसको बंगाल का शोक कह रहे हैं। तो आप देख लो, दामोदर अपना पानी किस में डाल रही? हुगली में। फिर ये दोनों जो है कि कहाँ गिर जा रहे हैं? ये दोनों फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जा रहे हैं। इस तरीके से ये हमारा गंगा नदी तंत्र हुआ। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे देखिए, इसमें सबसे पहले आप ये समझो कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हमको ध्यान देने वाली हैं। उसको मैं पहले अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। जैसे चंबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, लेकिन यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल। चंबल का दूसरा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि सर्वाधिक मिट्टी को काटने वाली नदी कौन सी है, यानी मिट्टी को ये अपने साथ बहुत तेजी से बहा कर ले जाती है, जिससे मिट्टी के बड़े बड़े टीलों का निर्माण होता है, जिसको बीहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीहड़। और इन्हीं बीहड़ों के पीछे, यानी कि मिट्टी के बड़े बड़े टीलों के पीछे डाकू छिपे होते थे, इसीलिए चंबल के डाकू बड़े फेमस थे। चंबल का मतलब क्या कि चंबल जब यहाँ से प्रायद्वीपीय पठार से, यानी कि विंध्याचल से मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए फिर वापस मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश में पहुँचती है, तो मिट्टी को बहुत ज़्यादा काटती है और मिट्टी के बड़े बड़े टीले बनते हैं, जिनको बीहड़ कहते हैं। यूपी पीसीएस एग्जाम में दो तीन बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि बड़े बड़े मिट्टी के बीहड़ों का निर्माण कौन सी नदी करती है? वो करती है चंबल। उसके बाद कहता है कि मृदा
अवनलिका का निर्माण कौन सी नदी करती है? मृदा अवनलिका का मतलब कि मिट्टी को जब काटेगी तो बड़े बड़े नली बनते हैं, यानी कि नाले बनते हैं। बीहड़ भी बनेंगे, जैसे ऐसे लंबे लंबे ये बीहड़ हो गए और इनके बीच में जो गैप है ये नाली का काम करेगा। तो चाहे मिट्टी की अवनलिका हो चाहे मिट्टी के बीहड़ हो, इन पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो चंबल करके आ जाइएगा। चंबल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, मिट्टी के बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण और मृदा अवनलिका का निर्माण। अगली जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है वो है दामोदर। दामोदर नदी घाटी में छोटा नागपुर के पठार से जब ये निकलती है तो इसकी नदी घाटी में इतना ज़्यादा खनिज पाया जाता है कि ये भारत का बिल्कुल खनिज संसाधन से धनी क्षेत्र बन जाता है। जिस तरीके से जर्मनी में रूर क्षेत्र है जो खनिज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वैसे ही भारत में दामोदर नदी है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भारत की रूर नदी कौन कहलाती है, तो भारत की रूर नदी कहलाएगी दामोदर। दामोदर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जब दामोदर नदी में खनिजों का खनन होता है, कोयला निकाला जाता है या जो भी खनिज वहाँ है उसको जब खुदाई करके निकाला जाता है तो दामोदर का पानी बिल्कुल गंदा हो जाता है। और जब दामोदर का पानी बिल्कुल गंदा हो जाता है तो उसमें एक भी जीव जंतु या वनस्पति सस्टेन नहीं कर पाते हैं, यानी कि वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और सरवाइव नहीं कर पाने की वजह से इस दामोदर में कोई भी जीव जंतु वनस्पति नहीं पाया जाता है। इसीलिए दामोदर को कहा जाता है भारत की जैव मरुस्थलीय नदी, बायोलॉजिकल डेजर्ट। विच इंडियन रिवर इज नोन एज बायोलॉजिकल डेजर्ट। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि भारत की कौन सी नदी जैव मरुस्थलीय नदी कहलाती है, तो भारत की जैव मरुस्थलीय नदी दामोदर कहलाती है। उसके बाद दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का शोक। बंगाल का शोक हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें लगातार जब खनन होता है तो इसका पानी बड़े अजीबोगरीब तरीके से आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें बड़ी डिस्टर्बिंग हो जाती है और बंगाल में बाढ़ आ जाता है। और इसी सब को कंट्रोल करने के लिए दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो आज़ाद भारत की पहली परियोजना थी, उसकी नींव पड़ी थी और 8-9 बांध इस नदी पर बनाए गए हैं। जब मैं बांध वाला टॉपिक कराऊंगा तो वहाँ पे इन पे जो बांध बने हैं उनके नाम भी बताऊंगा, क्योंकि उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नदी है कोसी, बिहार का शोक। क्यों बिहार का शोक कह रहे हैं? क्योंकि ये सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है, सबसे ज़्यादा अपना रास्ता बदलने वाली नदी है कोसी। क्लियर? ये गंगा नदी तंत्र पर जो आज की जो वीडियो है इसको आप पहले इसको समझिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, अगली क्लास जो हमारी रहेगी हम लोग उसमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ेंगे और साथ में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो गंगा नदी तंत्र पर बन रहे हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। तो गंगा नदी तंत्र पर जितने क्वेश्चन हैं उनकी बात हम लोग अभी करेंगे और जब क्वेश्चन आप लोग करोगे तो देखोगे सारे क्वेश्चन यहीं से टच होंगे। चलिए, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारा उत्साह इसी तरीके से बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। बहुत पुअर वीडियो क्वालिटी रही।